रिद्धि सिद्धि के दाता भगवान लंबोदर को प्रणाम करता हूँ। माँ शारदा को प्रणाम करता हूँ। इष्ट देवी माँ घाट रानी को प्रणाम करता हूँ। नमस्कार विद्यार्थियों, मैं राज सिंह हरा आप सभी का आरएस एजुकेशन चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। साथियों, आज हम इस चैनल पर शुरू करने जा रहे हैं वर्ण विचार और यूट्यूब पर पहली बार आज ही चैनल का शुभारंभ करके मैं क्लास लेने जा रहा हूँ। तो अब जो भी बात करनी होगी मैं क्लास के बाद में करूंगा। मैं इस चैनल पर क्या पढ़ाऊंगा, कैसे पढ़ाऊंगा, वो सब आपको क्लास के बाद बताऊंगा। बिना किसी विलंब के क्लास शुरू करते हैं। हिंदी व्याकरण करवाने जा रहा हूं, जिसमें टॉपिक है मेरा वर्ण विचार। वर्ण विचार का इससे पहले वाला मैटर मैंने पहले ही शूट कर लिया है, वो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। आज ये करवा रहा हूं मैं। इसमें सीधा आ जाते हैं अपन व्यंजन पे। व्यंजन व्यंजन पढ़ाने से पहले थोड़ा मैं आपको इसकी जानकारी दे देता हूं। जब हम वर्ण विचार पढ़ते हैं तो सबसे पहले पढ़ते हैं भाषा, क्योंकि भाषा की इकाई ही वर्ण होता है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है ध्वनि, और ध्वनि का जो लिखित रूप होता है उसे वर्ण कहते हैं। वर्ण वो जिसके आगे और टुकड़े नहीं किए जा सकते। फिर वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर हम पढ़ चुके हैं और व्यंजन करवाऊंगा। व्यंजन क्या है? देखिए, व्यंजन वे ध्वनियां जो कि हमने स्वर पढ़ा तब पढ़ चुके हैं कि स्वर मुख विवर से अबाध रूप से निकलने वाली ध्वनि, ऐसी ध्वनि जो स्वर तंत्रियां जिस ध्वनि में कोई बाधा उत्पन्न न करे, वे ध्वनियां जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित की जाती है, उनको किसी की सहायता नहीं होती उच्चारण के लिए, वे ध्वनियां होती है स्वर। जबकि व्यंजन उससे जस्ट विपरीत है, जस्ट अपोजिट है। व्यंजन हमेशा स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, ये स्वतंत्र रूप से उच्चारित नहीं होती है। पहले इसकी परिभाषा देख लेते हैं। वे ध्वनियां जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है, व्यंजन कहलाती है। ऐसी ध्वनियां जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है व्यंजन कहलाती है। मतलब व्यंजन वे ध्वनियां हो गई जिनका स्वतंत्र रूप से उच्चारण नहीं हो सकता, पहली बात यह है। दूसरा, व्यंजन का जब हम उच्चारण करेंगे तो स्वर तंत्रियों में बाधा उत्पन्न होती है। स्वर तंत्रियां कौन सी? जैसे कंठ है, तालु है, जिह्वा है, ओष्ठ है, दंत है, इनमें कहीं ना कहीं कंपन होता है। स्वर तंत्रियों में बाधा उत्पन्न होती है, वो ध्वनियां व्यंजन कहलाती है। पहला, वे ध्वनियां जो का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है। दूसरा, जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कहीं न कहीं बाधा उत्पन्न होती है। अगर ये चीज हमने ध्यान रख ली तो व्यंजन संबंधित तो कोई प्रश्न हम कंप्लीट तरीके से कर पाएंगे, उसमें कोई गलती नहीं होगी। अब कहां जरूरत पड़ जाती है? जब वहां पर परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, व्यंजन के संबंध में असत्य कथन है। व्यंजन स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं, व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, व्यंजन के उच्चारण में स्वर तंत्रों में बाधा उत्पन्न होती है, बाधा उत्पन्न नहीं होती है। तो ऐसे प्रश्नों को सोल्व करने के लिए हमें विषय का गहराई से ज्ञान होना जरूरी है। इसीलिए व्यंजन सीखने के लिए हमें इन बातों का ध्यान रखना है। वे ध्वनियां जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है, वे ध्वनियां जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं किया जा सकता, वे ध्वनियां जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में बाधा उत्पन्न होती है, वो व्यंजन कहलाती है। अब व्यंजन का अगर वर्गीकरण करते हैं, व्यंजन कितने होते हैं? तो व्यंजन कुल संख्या में 33 होते हैं। व्यंजनों की संख्या, व्यंजन 33 होते हैं और 11 स्वर होते हैं, और हिंदी वर्णमाला में कुल 44 वर्ण होते हैं। अब व्यंजनों का वर्गीकरण करते हैं। इनको 5 तो इनके वर्ग हैं। एक अंतस्थ व्यंजन है, उष्म व्यंजन है,
और संयुक्ताक्षर आते हैं। तो वर्गीय व्यंजन कौन कौन से हैं? क वर्ग, ये इसमें ज्यादा आपको दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि तो सभी जानते हैं। क वर्ग में क, ख, ग, घ और अंग। अंग इनको मैंने ब्रैकेट में इस वजह से लिया है क्योंकि ये नासिक के ध्वनियां है। ये जो सारी ध्वनियां हैं ये नासिक के ध्वनियों में भी आती है, नासिक के कहते हैं इनको। नासिक के ध्वनियां है क वर्ग क, ख, ग, घ, च वर्ग में च, छ, ज, झ, य, ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, ण, त वर्ग में त, थ, द, ध, न, प वर्ग में प, फ, ब, भ, म। और अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं, य, र, ल, व। और उष्म व्यंजन भी 4 होते हैं, स, स, ह। और संयुक्ताक्षर 3 है, क्ष, त्र और ज्ञानी। इन्हें संयुक्ताक्षर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये तीनों दो व्यंजन से मिलकर बनते हैं। अब ये व्यंजन जैसे मैंने यहाँ क लिख रखा है तो क के उच्चारण में क भी है और प्लस इसमें अ भी है, तब बनता है क। अगर इसमें से अ हटा दिया जाए तो ये क रह जाएगा। इसी प्रकार से इसमें से अ हटा दिया जाए तो ये भी ख। इन सब में से अ की साउंड निकाल दी जाए तो इनका उच्चारण नहीं किया जा सकता। इनका उच्चारण तभी होगा जब इनमें अ की साउंड होगी, मतलब अ स्वर के रूप में इनमें मौजूद रहेगा, तभी इनका उच्चारण किया जा सकता है, वरना इनका उच्चारण नहीं किया जा सकता। अब यहाँ हम संयुक्ताक्षर देख रहे हैं। संयुक्ताक्षर क्ष में कौन कौन से हैं? तो क्ष में एक तो क है और प्लस स है, ये दोनों मिलकर बनाते हैं क्ष। त्र में एक तो त है और एक र है, दोनों मिलकर बनाते हैं त्र। ज्ञानी में एक तो ज है और प्लस य। ये दोनों मिलकर बनाते हैं ज्ञानी, जिसको हम ज्ञानी बोलते हैं। ये वर्ग व्यंजन हो गए, व्यंजनों का वर्गीकरण हो गया। अब व्यंजनों का वर्गीकरण उच्चारण की दृष्टि से, व्यंजनों का वर्गीकरण स्वर तंत्रों की दृष्टि से, व्यंजनों का वर्गीकरण प्राणवायु की दृष्टि से या श्वास की मात्रा की दृष्टि से मैं इसके आगे करवाऊंगा। पहले मैं वर्णों के उच्चारण स्थान करवा देता हूं इसी जगह पे। और भर्ती परीक्षाओं में जब इस टॉपिक से प्रश्न आते हैं तो इस चैप्टर से यहां से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे डिफिकल्ट भी यही है। परंतु इस डिफिकल्ट चैप्टर को आज मैं आपके सामने इतना इजी वे में कराऊंगा कि आप लोग आज के बाद इसको भूलेंगे नहीं और ये बिल्कुल आपको आसान लगने लग जाएगा। अब सबसे पहले देखिए साथियों, उच्चारण स्थान कौन कौन से हैं। देखिए जैसे मैंने ये यहां पे अगर अपन बात करें सबसे पहले उच्चारण की, सबसे पहले उच्चारण स्थान की बात करते हैं तो सबसे पहला जो साउंड निकलती है, साउंड जहां से शुरू होती है, स्वर जहां से शुरू, आवाज जहां से आना शुरू होती है, वो है अपना कंठ। सबसे पहला जो स्वर तंत्र है वो कंठ है, तो कंठ यहां पे है, तो यहां पर हो जाएगा कंठ। कंठ के बाद जो हवा, जो साउंड निकालने के लिए जो हवा आती है वो टकराती है, वो सीधी टकराती है अपने तालु में, तो कंठ के बाद दूसरे नंबर पे आ गया तालु। कंठ के बाद जस्ट दूसरे नंबर पे आ गया तालु। तालु के बाद जो हवा टकराती वो टकराती मूर्धा। मूर्धा इट मींस मसूड़े में। मूर्धा इट मींस मसूड़ों में। उनके बाद जो साउंड टकराती वो टकराती दांतों पे, वो टकराती दांतों पे, उसको बोल देंगे अपन दंत। दंत के बाद जो साउंड आती वो आती ओष्ठ पे।
और ओस्ट के बाद जो साउंड, अब ये यहां पर इंटरनल कंप्लीट हो चुका है, उसके बाहर एक साउंड जो एक्सटर्नल ऑर्गन से आती है वो है नासिका। नासिका। अब इनको आपको क्रम से याद रखना है। नंबर 1 पे कंठ, नंबर 2 पे तालु, नंबर 3 पे मूर्धा, नंबर 4 पे दंत, नंबर 5 पे ओष्ठ और नंबर 6 पे नासिका। नंबर 1 कंठ, नंबर 2 तालु, नंबर 3 मूर्धा, नंबर 4 दंत, नंबर 5 ओष्ठ और नंबर 6 पे नासिका। बस इनको उच्चारण स्थानों को क्रम से याद रख लें और इनको हम क्रम से लिख लेंगे। क्रम से लिख भी लेते हैं, यहां पे लिख लेते हैं। नंबर 1 पे लिख देते हैं कंठ, कंठ के बाद आ गया तालु, तालु के बाद आ गया मूर्धा, मूर्धा के बाद में आ गया दंत, दंत के बाद में आ गया ओष्ठ, ओष्ठ के बाद में आ गया नासिका। इनको क्रम से यहां लिख लिया हमने। कंठ, कंठ के बाद तालु, तालु के बाद मूर्धा, मूर्धा के बाद दंत, दंत के बाद ओष्ठ और ओष्ठ के बाद नासिका। अब इसको टेबल में कैसे अरेंज करते हैं? आप लोग भी जब नोट्स बनाए बिल्कुल ऐसे कैसे लिख ले, पहले पिक्चर बना के क्लियर कर ले कि हमारे स्वर तंत्र है कौन कौन से। तो स्वर तंत्र में सबसे पहले कंठ आता है, कंठ के बाद तालु आता है, तालु के बाद में मूर्धा आती है, मूर्धा के बाद में दंत आते हैं, दंत के बाद में ओष्ठ आते हैं, सबसे लास्ट में नासिका आती है। बस यही हमारे शरीर के वो भाग है जहां से ध्वनि में उतार चढ़ाव आता है। ध्वनि कम ज्यादा होती है, ध्वनि मीठी होती है, तेज होती है, भारी होती है, कम होती है। और इन स्वर उच्चारण स्थानों को हमने लिख लिया। अब वर्ण ध्वनि का नाम, वर्ण ध्वनि का नाम, ये कंठ को कभी इसका नाम कोमल तालु भी आ जाता है। ठीक है साथियों, अब आगे चलते हैं। सबसे पहले देखते हैं वर्ण। अब मेरे हिसाब से मैं इसको इरेज कर देता हूं, यहां तक आप इसको ऊपर दे दूंगा और जरूरत पड़ेगी तो इधर कर देता हूं तालु। अब सबसे पहले क्या करना है, नंबर 1 लगा लो। नंबर 1 में हमें स्वर और व्यंजन दोनों लेने हैं, स्वर और व्यंजन दोनों लेने हैं। मैं ये पिक्चर यहां से इरेज कर देता हूं ताकि मैं आपको बाय टेबल बहुत अच्छी तरीके से समझा सकूं, क्योंकि वर्णों के उच्चारण स्थान पढ़ रहे हैं न कि व्यंजन के। तो सबसे पहले जैसे नंबर 1 आया कंठ, कंठ में स्वर, स्वर कौन कौन से हैं अपने? अ, आ, ये दोनों तो स्वर आ गए। कंठ में आ जाएंगे अ, आ, ये तो आ गए स्वरों में से। और क वर्ग, क वर्ग मतलब यहां से लेकर यहां तक ही आएगा, ग तक। इसको नहीं लेना है, इसको मैंने पहले अलग कर दिया है, तो ये इसमें नहीं आएगा। अ आ क वर्ग, क वर्ग का मतलब क ख ग ग। और सबसे लास्ट में जो लिखते हैं अपन अंग अह, क्या लिखते हैं? अह, जिसको विसर्ग बोलते हैं। अ आ क वर्ग और विसर्ग। नंबर से जमा लिया, इधर नंबर से उठा रहे। अ सबसे आगे आते हैं स्वर और विसर्ग सबसे लास्ट में आती है स्वरों में। स्वरों में से अ आ गए और विसर्ग आ गई और क वर्ग आ गया। अ आ क वर्ग और विसर्ग, इनका उच्चारण स्थान हो गया कंठ। ये कंठ से उच्चारित होते हैं और ध्वनि का नाम हो जाएगा कंठ्य। ध्वनि का नाम हो जाएगा कंठ्य। अब उसके बाद दूसरे नंबर पे आया था तालु। दूसरे नंबर पे हमने पढ़ा था तालु। तो तालु, इसके जस्ट बाद में तो वर्ग तो कौन सा आ जाएगा? च वर्ग।
और स्वर कौन से आ जाएंगे? ई ई ई ई। स्वर आ जाएंगे ई ई, और वर्गीय व्यंजनों में से आ जाएगा च वर्ग। वर्गीय व्यंजनों में से आ जाएगा च वर्ग, और इसके साथ हमने विसर्ग लिया था, कंठ में विसर्ग लिया था। यहां पर ले लेंगे अंतस्थ व्यंजन में से ये, अंतस्थ का ये ले लेंगे और उष्म का स। अंतस्थ व्यंजन में से ये उठा लिया यहां पे, और उष्म व्यंजन में से स उठा लिया। ये हो गई तालव्य ध्वनि, ये उच्चारण स्थान इनका तालु हो गया, और ध्वनि का नेम हो जाएगा तालव्य। अब ए आ ई ई, ये दो तो हो चुके हैं, ए आ ई ई, ये स्वरों में से 4 स्वर हो गए, और एक अंतस्थ हो गया, एक उष्म हो गया, और विसर्ग हो गई। अब नंबर 3 पे आते हैं। 3 पे हमारा उच्चारण स्थान है मूर्धा। तो नंबर 3 पे वर्ग कौन सा आ रहा है? ट वर्ग। नंबर 3 पे ट वर्ग आता है। यहां पर हम लेंगे स्वरों में से री, री, और व्यंजन में से ले लेंगे ट वर्ग, और ये और स यहां पर ले लिया था र और स। र अंतस्थ व्यंजन और स उष्म व्यंजन, ये यहां से ले लेंगे री, ट वर्ग, र और स, री, ट वर्ग, र और स। ये हो जाएगी मूर्धा, और ध्वनि हो जाएगी मूर्धन्य। ध्वनि हो जाएगी मूर्धन्य। दोबारा देख लीजिए, रे से ऋषि तो ले लिया हमने स्वरों में से, ट वर्ग, र और स, र अंतस्थ और स उष्म, और ये हो गए मूर्धा, उच्चारण स्थान मूर्धा हो गया, और ध्वनि हो गई मूर्धन्य। इसके बाद में नंबर 4, मूर्धा के बाद में आते हैं दंत। दंत, तो दंत में लृ, ल में ऋषि की मात्रा लगी हुई है, लृ, और ट के बाद में कौन सा वर्ग आया? त वर्ग, त वर्ग, और र के बाद में ल, और इसके बाद में श, 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 लृ, त वर्ग, ल और स, लृ, त वर्ग, ल और स, लृ, त वर्ग, ल और स। इनका जो उच्चारण स्थान है वो दंत है, और ध्वनि हो गई दंत्य। ध्वनि का नेम हो जाएगा दंत्य। अब आगे देखेंगे नंबर 5 पे, स्वरों में कौन कौन से थे? ए आ हो गया, ई ई हो गया, री हो गया, 5 स्वर कंप्लीट हो चुके हैं। अब आगे चलते हैं ओष्ठ पे। तो ई ई तक यहां हो गया था, अब स्वरों में से लेंगे ऊ ऊ, ऊ ऊ, और त वर्ग यहां तक हो गया। इसके बाद बचा प वर्ग, प वर्ग, ऊ ऊ, प वर्ग, ऊ ऊ और प वर्ग। ये किस ध्वनि में आ गया? ओष्ठ्य में। ओष्ठ उच्चारण स्थान है, ध्वनि हो जाएगी ओष्ठ्य। ध्वनि हो गई ओष्ठ्य। उसके बाद हमारा उच्चारण स्थान आ रहा है नासिका। उच्चारण स्थान आता है नासिका। अब यहां देखो ए आ हो गया, ये हस्व और दीर्घ, हस्व दीर्घ, हस्व दीर्घ। अब आगे के जो स्वर आ रहे हैं, आगे के स्वर आ रहे हैं वो संयुक्त स्वर है, तो उनका उच्चारण स्थान 2-2 होंगे, इस वजह से इसमें नहीं आएगा। नासिका में एक तो सारे के सारे ये आ गए पंचम वर्ण, और एक बच गया था हमारे अनुनासिक, अन
अंग, य, अण, न और म। इन सब का उच्चारण स्थान है नासिका और ये ध्वनि हो जाएगी नासिक्य। ध्वनि हो जाएगी नासिक्य। देखो क्रम से देखते जाए हैं इनको और इसी प्रकार से टेबल को 2-3 बार बना लेना, जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। अंग, अंग, य, न, म, उच्चारण स्थान है नासिका और ध्वनि होगी नासिक्य। अब आगे चलते हैं नंबर 7 पे। यहां आता है अब अपने स्वर कौन से बच रहे हैं, व्यंजन कौन से बच रहे हैं। तो स्वर बच रहे हैं हमारे ए, आई, और व्यंजन कौन से बच रहे हैं, व्यंजन में केवल एक ही बच रहा है। व्यंजन 2 बच रहे हैं, व और है, व और है, 2 व्यंजन बच रहे हैं। अब ए और आई, ए आई, ए किससे बनता है, अ और ई से। तो अ का उच्चारण स्थान कहां है, कंठ। ई का उच्चारण स्थान कहां है, तालु। अ का उच्चारण स्थान है कंठ, ई का उच्चारण स्थान है तालु, तो इसका उच्चारण स्थान हो जाएगा कंठ तालु, कंठ तालु। इसका उच्चारण स्थान तो हो गया कंठ तालु और कंठ तालव्य इसकी ध्वनि का नाम हो जाएगा। अब उसके बाद हमारे पास स्वर बचे ओ, औ, ओ, औ। हमारे पास स्वर बचते हैं ओ, औ। अब ओ का उच्चारण स्थान अ, ओ बनता है अ और उ से, तो अ का उच्चारण स्थान है कंठ और उ का उच्चारण स्थान ओष्ठ, तो ये हो जाएंगे कंठ ओष्ठ। ध्वनि हो जाएगी कंठ ओष्ठ। कंठोष्ठ। अब बचा नंबर 9 पे व। यहां तक अब सारे स्वर कंप्लीट हो गए, सारे व्यंजन बचते व और है। ए आ यहां आ गया, ई ई यहां आ गया, री यहां आ गया, ली, उ, ए आई, ओ औ, और अब बचता है हमारा व। व का उच्चारण स्थान दंत ओष्ठ है। ये भी अर्धस्वर की कैटेगरी का आता है, दंतोष्ठ, और इसका ध्वनि हो जाएगी दंतोष्ठ है। और नंबर 10 पे है, इसको ब्रह्म अक्षर भी कहते हैं, है को ब्रह्म अक्षर भी कहते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, मैं साइड में देता हूं। है जो है ये स्वर यंत्र है, ये एक ऐसा वर्ण है जिसका उच्चारण करने के लिए जोर हमें पेट से लगाना पड़ता है और इसकी ध्वनि अली जिह्वा। ये हमारे वर्ण और वर्णों के उच्चारण स्थान थे। इसको मैं एक बार आपके सामने वो रिवाइज करवा देता हूं। वर्ण, उच्चारण स्थान और ध्वनि का नाम। सबसे पहले सबसे पहले तो उच्चारण स्थान देख लेते हैं। सबसे पहला उच्चारण स्थान आता है कंठ, कंठ के बाद में आता है तालु, तालु के बाद में आता है मूर्धा, मूर्धा के बाद में आता है दंत, दंत के बाद में आता है ओष्ठ, ओष्ठ के बाद में आती है नासिका। ये हमारे उच्चारण स्थान है। इनको हमने क्रम से लिख लिया, कंठ लिख लिया, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, नासिका, यह अंत क्रम से लिख लिया। अब इसके बाद में इधर हमने व्यंजन जमा रखे थे वर्ग से, और उनके साथ साथ स्वर देखते जाएंगे। तो सबसे पहले जैसे स्वरों में से 2 स्वर ले लिए, अ, आ, क वर्ग आ गया, विसर्ग आ गई। इनका उच्चारण स्थान कंठ या कोमल तालु, ध्वनि का नाम हो गया कंठ है। उसके बाद में ई, दूसरे नंबर के स्वर यहां आ गए। फिर च वर्ग, ये और श, ये अंतस्थ, श उष्ण, ये तालु है और ध्वनि होगी तालु पे। री से ऋषि, स्वरों में से ले लिया। ट वर्ग, र अंतस्थ, श उष्ण, और ये हो गए मूर्धन्य, मूर्धा
मूर्धन्य। उसके बाद में लृ, त वर्ग, ल और स। जब लृ आएगा तो ल साथ में है ना, य र ल, व और ह लास्ट में चले गए, य र ल, त्रि अंतस्थ यहाँ पे आ गए स, उष्म यहाँ पे आ गए त्रि के त्रि, और व और ह बचा वो सबसे लास्ट में चले गए। यहाँ कंटिन्यूअस करते जाना, य र ल। ध्यान रखें फर्स्ट में कोई सा भी अंतस्थ और उष्म नहीं आएगा, केवल विसर्ग आएगी। दूसरे नंबर पे एक अंतस्थ आएगा, एक उष्म आएगा, अंतस्थ आएगा, उष्म आएगा, अंतस्थ आएगा, उष्म आएगा। फिर तीसरे चौथे नंबर पे अंतस्थ और उष्म नहीं आएंगे आगे। फिर उ, ये औष्ठ्य ध्वनि है, औष्ठ्य का उच्चारण स्थान है और प वर्ग के साथ आएगा। अंग, ये नासिक के ध्वनियां है, अंग, अंग, न, म, ये पंचम वर्ण होते हैं सारे के सारे, और एक अंग ये ले लिया, ये नासिक की ध्वनि होगी। फिर ए आई, ये संयुक्त स्वर है। कौन से हैं? संयुक्त स्वर है। इनको याद रखने की कोई जरूरत नहीं, वैसे आप ऊपर टेबल देख के बना सकते हैं। एक ऐसे बनता है अ और ई से मिलकर, अ का उच्चारण स्थान कंठ, ई का उच्चारण स्थान तालु, तो कंठ तालु कंठ तालव्य। ओ ओ बनता है अ और उ से, अ का उच्चारण स्थान कंठ, उ का उच्चारण स्थान ओष्ठ, कंठोष्ठ। फिर आ गया व अर्धस्वर की कैटेगरी में आता है दंतोष्ठ, और है जिसका उच्चारण स्थान स्वर यंत्र और इसकी ध्वनि का नाम है अलिजिह्वा। ये था आपके व्यंजन और वर्णों के उच्चारण स्थान। दोनों मैंने आज आपको इस क्लास में करवाए हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि अगर आप इस क्लास को एक दो बार देख लेंगे तो शायद इस चैप्टर यहां से तो आपके कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। देखिए साथियों, कोई भी टीचर, ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो इसको घोल के या चिप बना के कोई आपके माइंड में लगा देकर आप नहीं भूलोगे। हमें भी बहुत दिक्कत होती थी जब तैयारी करते थे, बहुत दिक्कत होती थी, यहाँ से बहुत गलत सवाल हुए हैं इससे। पर आज के बाद इस टेबल को 3-4 बार बना लेना एक ही दिन में, एक दिन में 3-4 बार बना लेना, 7 दिन बाद और बनाना, फिर आफ्टर 21 डेज बाद और बनाना, कभी नहीं भूलोगे। और टेबल बनाना सीख गए तो जिंदगी में कभी इसको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिंदगी में कभी आपको इसको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज यहां तक, इससे आगे वाला पार्ट अगले वीडियो में करवाऊंगा। मुझे आपके लोगों के सपोर्ट की जरूरत है, चैनल में को बढ़ाना है। जब तक इसमें सब्सक्राइबर यूट्यूब की शर्तों के अनुसार पूरे नहीं हो जाते, तब तक मैं लाइव क्लासेस वगैरह नहीं ले सकता। अतः जो भी साथी मेरा ये वीडियो देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद। जय हिंद।